अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है नाइट्रोजन सल्फर एंड मेटल, इसका लेक्चर नंबर 3 आज हमने स्टार्ट करना है। और जैसे कि नाम से ही पता है कि नाइट्रोजन सल्फर और मेटल कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में ये चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो है हैबर प्रोसेस। जो पिछला लेक्चर था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वो भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसमें हमने क्या प्रिपेयर किया, सल्फ्यूरिक एसिड कमर्शियली जो सेल होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो हमने प्रिपेयर करने का मेथड सीखा इंडस्ट्री के अंदर, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन करते हैं और अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि अमोनिया गैस भी बहुत सारी सब्सटेंसेस की सिंथेसिस में यूज होता है, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह की सिंथेसिस में यूज होता है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास सब्सटेंस है। तो इसकी सिंथेसिस कैसे की जाती है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि हैबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अमोनिया गैस की प्रिपरेशन करते हैं। तो पहली बात ये लिखी हुई है, अमोनिया NH3 इज प्रोड्यूस्ड बाय द हैबर प्रोसेस। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। फिर लिखा हुआ है इसको हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास गैस होती है लेकिन हम इसको लिक्विड के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये एमसीक्यूज आ सकता है 33.35, लेकिन माइनस के अंदर। इतने टेम्परेचर पे या इससे लो टेम्परेचर पे जो अमोनिया है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, फर्दर हम इसको सॉलिड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी सॉलिडिफाइड एट व्हाइट आइस एज व्हाइट आइस क्रिस्टल। इसके व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड की फॉर्म में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास कमर्शियली NH3 अमोनिया गैस की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन गैस हम लेते हैं वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है, जो सराउंडिंग है वहां पे आपको पता है हमारे सराउंडिंग में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो वो हम कहां से कलेक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, फिर इसके बाद सोर्सेज ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसके क्या क्या सोर्स है, एक तो मैंने यहां बता दिया। हाइड्रोजन को हम कहां से बनाते हैं, जो मीथेन गैस है, मीथेन का आपको फार्मूला पता ही होगा CH4। इसकी डिकम्पोजिशन, इसकी ब्रेक डाउन करते हैं और वहां से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन। और इसको हम एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं टू सिंथेसाइज अमोनिया। NH3 की फॉर्मेशन करने के लिए हम हाइड्रोजन गैस जो है वो कहां से कलेक्ट करते हैं, मीथेन की डिकम्पोजिशन करके। नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर, जो कि हम यहां पढ़ चुके हैं, ये एटमॉस्फेयर से आता है। फिर जो ऑप्टिमम कंडीशंस है हैबर प्रोसेस के लिए, कि नॉर्मल किन कंडीशंस के अंदर हैबर प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होता है, मतलब ये कि अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करता है। सबसे पहली बात ये लिखी हुई है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, उसकी रेशियो 1 और हाइड्रोजन की रेशियो 3 होनी चाहिए। अब ये बात आप यहां से याद रख सकते हो, अक्सर बच्चों को रिएक्शन याद होता है कि नाइट्रोजन की रेशियो 1, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ था 1, हाइड्रोजन की रेशियो 3। तो 1 रेशियो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेशियो 3 हम लेके ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। फिर कैटालिटिक चैम्बर, उसमें क्या रिएक्शन हो रहा होता है, हम क्या करते हैं, तो लिखा हुआ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को शुरू में आप एक कंप्रेसर की हेल्प से, यहां मैंने बताया हुआ है, कंप्रेसर की हेल्प से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करते हो। और वो कितना कंप्रेस करते हो, ऑलमोस्ट 200 ATM प्रेशर अप्लाई करके, या कई जगह पे लिखा होता है 200 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी डिग्री सेल्सियस कह रहा हूं, ATM इतना प्रेशर 200 से लेके 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करके हम इनको कंप्रेस करते हैं। और ये काम कौन करता है, कंप्रेसर। यहां से हमने गैस को इन किया, ये गैस ट्रेवल करती है, किसके अंदर पहुंच जाती है, कैटालिटिक चैम्बर के अंदर। ये मेरे पास कैटालिटिक चैम्बर है जिसमें आयरन कैटलिस्ट हो सकता है या मोलिब्डेनम MO, ये कैटलिस्ट होता है। नॉर्मली हम आयरन यूज करते हैं, तो ये मेरे पास आयरन एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज हुआ है। जब ये इसके अंदर जा रहा है और यहाँ टेम्परेचर जो आपने मेंटेन किया था वो 450 से लेके 450 मेंटेन किया होता है, और प्रेशर कितना मेंटेन किया होता है 2 ATM, क्योंकि वो प्रेशर यहाँ ही अप्लाई हो जाता है। तो हम इसके अंदर यहां से गैस दोनों को कंप्रेस करके ऐड कर देते हैं। तो ये बात लिखी है, एंड टू एंड H2 हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस आर कंप्रेस टू 200 से लेके 300 ATM प्रेशर तक आप उसको कंप्रेस करते हो। देन पास थ्रू अ कैटलिस्ट कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम एट
450। यहाँ वो कह रहा है कि दोनों कैटलिस्ट यूज किए गए, नॉर्मली हम आयरन को यूज करते हैं। जब दोनों कैटलिस्ट यूज किए तो यहां से जो कंप्रेस्ड गैस है उनको यहां से पास करवाया। अब जो गैस है यहाँ पे हमारे पास जो कैटालिटिक चैम्बर है उसमें 10 to जो 12% है वो रिमूव कर ली जाती है ऐसा ऐसा। ये बात मैंने यहां लिखी है, गैस कमिंग आउट ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर कंटेन 10 to 12% अमोनिया इज रिमूव पीरियडिकली, मतलब साथ साथ आप इससे रिमूव भी करते रहते हो। फिर लिखा है देन पास थ्रू रेफ्रिजरेटेड ब्राइन टू लिक्विफाई अमोनिया। जो यहां से हमारे पास अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो जाती है तो यहां से अमोनिया गैस इस चैम्बर से, जो कैटालिटिक चैम्बर है उससे रिमूव होके कहां चली जाती है, रेफ्रिजरेटेड ब्राइन इसके अंदर होता है। ब्राइन आपके पास पता है एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है NaCl का, तो NaCl के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अमोनिया, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है 450 होता है, तो उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए हम इसको यहाँ से पास करते हैं और यहाँ कूलेंट गैस होती है। कूलेंट यहाँ से हम एंटर करते हैं, यहाँ से भी एंटर हो सकती है, यहाँ से एंटर कर लो, ये यहाँ से एंटर कर लो। अब बुक वाले ने यहाँ से एंटर की हुई है गैस, यहाँ कूलेंट गैस एंटर होगी जो कि इसको रेफ्रिजरेटेड ब्राइन को कूल डाउन करेगी और वो फर्दर अमोनिया के टेम्परेचर को इतना डिक्रीज कर देगा कि वो किस फॉर्म में चले जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। और कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, -33.5 या इससे भी कम टेम्परेचर आ जाएगा। अब यहाँ जो रेफ्रिजरेटेड ब्राइन है इसका काम ही होता है कि ये चीजों को कूल डाउन करता है और बहुत ज्यादा कूल डाउन कर देता है। तो ये इतनी कोई मुश्किल कंस्ट्रक्शन नहीं है। हम एक दफा दोबारा से थोड़ा सा इसको सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम एंटर करते हैं और यहाँ कंप्रेसर लगा होता है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को बढ़ा देती है। कितना प्रेशर करती है, 200 से 300 ATM। ये यहां तक इस चैम्बर के अंदर जाता है। यहाँ ये जो मेरे पास एक लाइन सी ब्लू लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी, आयरन और मोलिब्डेनम। ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनका मिक्सचर होता है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है। साथ टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना यहाँ होता है 200 से लेके 300 ATM प्रेशर अप्लाई किया होता है। जब ये कंप्रेस होती है तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। अब वो अमोनिया गैस किस में जाती है, रेफ्रिजरेटेड ब्राइन। ये हमारे पास रेफ्रिजरेटेड ब्राइन है। यहाँ पे हमने एक कूलेंट गैस को ऐड किया है, वो यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ से बाहर निकल जाती है और अपनी जो कूलिंग एनर्जी है वो या जो टेम्परेचर अपना है वो ट्रांसफर कर देती है लो टेम्परेचर, या आसान अल्फाज में मैं ऐसे कहूँ वो अमोनिया के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके अपने साथ ले जाती है और अपना टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। अब अमोनिया यहाँ क्या हो जाती है, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। ये यहाँ शो भी किया हुआ, यहाँ से इसको ओपन करके अमोनिया गैस को यहाँ से निकाला भी जा सकता है, लेकिन किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में अमोनिया हमारे पास यहाँ कलेक्ट होती है। अब उसके बाद कुछ ऐसी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की अमाउंट होती है जो अनरिएक्टेड फॉर्म में होती है, वो यहां से ऊपर ट्रेवल करते करते वापस आ जाती है। यहां दोबारा से उसको कंप्रेस किया जाता है, इसको दोबारा से यूज किया जाता है। ये बातें यहां मैंने लिखी हैं। अच्छा ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहता है देन पास थ्रू रेफ्रिजरेटेड ब्राइन टू लिक्विफाइड NH3। इसको लिक्विफाइड लिक्विड में चेंज करने के लिए किसको, अमोनिया को हम किससे पास करते हैं, रेफ्रिजरेटेड ब्राइन से, और कूलेंट गैस पाइप के थ्रू ट्रेवल करती है जो टेम्परेचर डिक्रीज करती है NH3 का। ठीक है, अनरिएक्टेड और रिसाइकल्ड। जो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है वो यहां से रिसाइकल हो जाती है, दोबारा से उनको यूज किया जा सकता है। एक्सेस ऑफ N2, अगर हम यहां से N2 नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड करें तो ये रिएक्शन फेवर करता है, मतलब ये है कि अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। एक्सेस ऑफ N2 इज यूज्ड टू फेवर द रिएक्शन। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन की अमाउंट जितनी ज्यादा इस चैम्बर में ऐड करोगे, यहां से एंटर करोगे, NH3 बनने के चांस उतने ज्यादा होते जाएंगे। अब इसका एक फायदा यह है कि ये हमारे पास एक चीप मेथड है। क्यों, अगर आप देखो ना, सबसे पहले जो हम नाइट्रोजन कलेक्ट करते हैं वो कहां से करते हैं, एटमॉस्फेयर से, वो भी इतना एक्सपेंसिव मेथड नहीं है। फिर उसके बाद मीथेन, उसकी डिकम्पोजिशन से हमें हाइड्रोजन मिल जाती है, तो इसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो आसानी से अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये हमारे पास है
आसानी से या यहाँ जो लिखा हुआ चीपेस्ट मेथड है उसकी वजह ये है कि इसके रिएक्टेंट आसानी से मिल जाते हैं। फिर ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करेंगे, इन कंडीशन की मौजूदगी में अमोनिया बनेगा और साथ यहाँ हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? हीट भी हमें मिलेगी। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, फिर एक इसका एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये रिएक्शन है रिवर्सिबल, तो जो अमोनिया बनती है वो वापस डिकम्पोज हो जाती है नाइट्रोजन और H2 के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास जो अमोनिया की यील्ड है वो कम होती है। और डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई हैं, जैसे कि लिखा जाता है 33% अमोनिया गैस इसमें हमारे पास बनती है। बाकी सारा जो है वो जो अमोनिया गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है वो रिएक्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और भी काफी सारी कंडीशंस हैं, जैसे ली-चैटरी प्रिंसिपल अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसकी प्रोडक्ट है वो फिर कम हो सकती है अगर हम कंडीशंस मेंटेन ना करें तो, ठीक है। तो इसलिए कई बुक्स में 35% लिखा होता है, तो इससे जो हमें अमोनिया गैस मिलती है वो 35%, 33% से लेके 35% मिलती है। बाकी रिएक्टेंट्स जो है वो चेंज ही नहीं होते अमोनिया के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये इसका एक ये भी ड्रॉबैक समझ लो क्या बोला कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से अमोनिया गैस की सिंथेसिस कम करती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ना कुछ ली-चैटरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कुछ फेवरेबल कंडीशन लिखी हुई हैं। क्या मतलब इसका कि अगर आपने NH3 की यील्ड को बढ़ाना है तो हम उसके लिए क्या काम करें कि जिससे NH3 की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती रहे, डिक्रीज ना हो। तो ली-चैटरी प्रिंसिपल क्या होता है? ली-चैटरी प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये एक्विलिब्रियम के अंदर है। ये एक्विलिब्रियम में तब तक एक्विलिब्रियम के अंदर ही रहेगा जब तक आप इसमें कोई कंडीशंस चेंज ना कर दो। अब वो कंडीशंस कौन सी हैं? 3 कंडीशन हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं। वो एक, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा करके आप क्या कर सकते हो, जो अमोनिया है या प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। अगर मैं N2 नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं तो भी NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जैसे यहां मैंने लिखा हुआ था। इसी तरह से हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो भी NH3 की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लग जाएगी। और अगर हम कंटिन्यूअसली NH3 को रिमूव करते रहे, जब जैसी बनती जाए रिमूव करते रहे, तो ली-चैटरी प्रिंसिपल ये कहता है कि ये एक्विलिब्रियम में दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए N2 और H2 मोर रिएक्ट करेंगे, और ज्यादा रिएक्ट करेंगे, जिससे NH3 की और ज्यादा फॉर्मेशन होती जाएगी। इस तरह से भी आप NH3 की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। फिर एक तो ये है ली-चैटरी प्रिंसिपल, ये भी कहता है, जो यहां मैंने पॉइंट्स डिस्कस भी किए हैं, इस रिएक्शन के ऊपर अगर आप प्रेशर बढ़ा दो तो भी ये क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। तो आपने याद ये रखना है, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें रिएक्टेंट के मोल्स कितने 4, हाइड्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 1, रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा, प्रोडक्ट के मोल्स कम। तो अगर हम किसी ऐसे रिएक्शन पे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दें जिसके रिएक्टेंट्स के मोल्स ज्यादा हो, प्रोडक्ट्स के मोल्स कम हो, तो ऐसा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। तो ये ली-चैटरी प्रिंसिपल को हमने यूज किया, हमने प्रेशर चेंज करके फॉरवर्ड एक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि ली-चैटरी प्रिंसिपल ये कहता है एक्विलिब्रियम तब तक एक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहेगा जब तक आप कोई भी कंडीशन चेंज नहीं करोगे। और वो कंडीशन आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 9 के अंदर ही पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमने कोई कंडीशन हम चेंज करके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा सकते हैं, जिससे अमोनिया की यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। तो उसमें से एक क्या चीज है, हम अगर प्रेशर ज्यादा कर दें, नॉर्मल प्रेशर हम रखते हैं 200 atm, अगर इससे भी प्रेशर ज्यादा कर दें तो NH3 की कंसंट्रेशन जो मैंने पहले बताई है 33 से 35% बनती है, वो इससे भी ज्यादा बनने लग जाएगी। इवन आप 100% तक अचीव कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो टेम्परेचर है, इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में टेम्परेचर जो फेवरेबल टेम्परेचर है इस रिएक्शन के लिए वो 450 है। अगर आप इससे फ्रेश टेम्परेचर ज्यादा करोगे NH3 की यील्ड उल्टा कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप लोग टेम्परेचर जो है वो पहले से कम करो, पहले कितना है 450, अगर इससे टेम्परेचर और कम करते जाओगे तो इससे NH3 की कंसंट्रेशन जो है वो
बढ़ती जाएगी। उसकी वजह ये है क्योंकि यहां अगर आप रिएक्शन देखो ना तो हीट मेरे पास राइट साइड पे है, तो इसका मतलब हीट जो बन रही है उस हीट को हम रिमूव कर रहे हैं। उस इस रिएक्शन को ये लग रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट कम हो रही है। यहाँ पे हमारे पास अमोनिया और हीट दोनों एज अ प्रोडक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हीट जैसे जैसे कम करेंगे तो रिएक्शन को ऐसे लगेगा कि शायद राइट साइड पे कोई चीज कम हो रही है, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड करेगा और NH3 की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लग जाएगी। इस तरह से हम ली-चैटरी प्रिंसिपल को अप्लाई करके NH3 की यील्ड को नॉर्मल कंडीशन पे जो प्रोड्यूस होती है उससे ज्यादा कर सकते हैं। और ली-चैटरी प्रिंसिपल सिंपल ये कहता है कि अगर आप कोई ऐसा रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम जिसने एस्टेब्लिश किया हुआ है उसका टेम्परेचर चेंज करो, प्रेशर चेंज करो या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो वो इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश नहीं रहेगा, वो इस चीज को अपोज करेगा। अपोज का मतलब ये एक दफा आप चेंज करोगे तो वो कोशिश करेगा कि इस चेंज को मैं खत्म कर दूं और दोबारा से रिएक्शन किस फॉर्म में आ जाए, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए। तो इसको ये कौन कहता है? ये ली-चैटरी प्रिंसिपल कहता है।